स्टार्ट करते हैं और सबका स्वागत है, वेलकम है आज के सेशन में। लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडे सेशन। और आज टुडेज वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ योर एज, longevity, health span with a very innovative product that is यंग फ्यूल। आज यंग फ्यूल के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि आप अपनी हेल्दी एजिंग को सिक्योर कर सकते हो। और ऐसी चीज़ें साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जो आपकी हेल्थ स्पेन में और लाइफ स्पेन में कहीं ना कहीं सुधार करने वाली है। और बड़ा कॉन्शियस होकर आप सुन सकते हैं। और साइंस ऑफ लॉन्जेविटी, यानी कि ऐसी साइंस ऐसी साइंस जो आपकी हेल्दी एज में कोई इजाफा कर सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये सीक्रेट जानेंगे कि कुछ लोग देखेंगे, आप आपके नज़दीक ही आपके जानकारी में होंगे, कुछ लोग काफ़ी एल्डर एज में भी, यानी कि 50-60 साल की एज में भी बहुत यंग दिखते हैं। और कुछ लोग अर्ली एज में भी, यंग एज में भी इतने हेल्दी और यंग नहीं दिखते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उनके डाइटरी हैबिट, उनका लाइफस्टाइल और उनका जेनेटिक मेकअप और उनके जीन के लेवल पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, वो सारे फैक्टर आज आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। सो इसमें एजिंग इज ए न्यू डिजीज। आज के टाइम पे जो एजिंग है उसको साइंस ने माना है, एजिंग भी एक बीमारी की तरह है। इसको रोका जा सकता है, इसको स्लो किया जा सकता है, इसको स्टेबल किया जा सकता है। और बहुत कंट्रोल एनवायरनमेंट में, यानी कि बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ, कुछ सप्लीमेंट्स के साथ, कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ इसको रिवर्स भी किया जा सकता है। सो यदि साइंस के अकॉर्डिंग एजिंग की बात करें, सो एजिंग एक बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें जो प्रोसेस लगातार फिजियोलॉजिकल जो हमारे फंक्शन हैं, फिजियोलॉजी फंक्शन का मतलब है हमारी जो केमिकल रिएक्शन है, हमारे हार्मोन हैं, उनका जो एक तरीके से फंक्शनिटी है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता चला जाता है। और जिसकी वजह से हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी इम्यूनिटी, हमारी जो बीमारियां हैं और मोर्टेलिटी है, उसकी तरफ हम चले जाते हैं। और इसमें एजिंग में 3 तरीके के प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जो भी है फिजियोलॉजिकल, जो आपका उम्र के साथ जो केमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर जो कम स्लो होती हैं, डिक्लाइन होती हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी में 3 प्रोसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि डिस्ट्रक्शन, फ्री रेडिकल की वजह से डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, बॉडी में ऐसे सबस्टांस इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं जो इन्फ्लामेटरी हैं, जो जर्नल प्रोसेस को रोकते हैं, हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक का काम करते हैं। और जेनेटिक्स डैमेजेस, यानी कि आपके इन सारी चीज़ों की वजह से जो डीएनए है और जीन का फंक्शन है, डीएनए में डैमेज और आपके जीन की फंक्शनलिटी में अल्टरनेस आना, इन सारी चीज़ों की वजह से ये 3 प्रोसेस ही होते हैं जिसके कारण एजिंग प्रोग्रेस करती है। सो इसको यदि आप डिजीज मानते हैं तो डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है, डिलेड किया जा सकता है और प्रिवेंट किया जा सकता है। सो इसमें यदि हम बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस में सबसे पहला चेंजेस आता है सेलुलर सेंसेस। ये सेंसेस क्या होता है? सेलुलर यानी कि सेल की डेथ को हम बोलते हैं। जैसे एक होता है ना, पेड़ उगता है और पेड़ जब हार्वेस्टिंग के टाइम आता है, बिजाई के बाद उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, जैसे आप पैडी क्रॉप्स की बात करें या गेहूं की बात करें। सो ऐसे केस में जब वो सूख जाता है पौधा, वो सेनेसेंस बोला जाता है एक तरीके से। ऐसे ही हमारी सेल भी अंदर से उसकी फंक्शनिंग खत्म हो जाती है, वो डेड हो जाती है। इसको सेलुलर सेंसेसिस बोलते हैं। और इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे पेड़ जब धूप में सूख जाता है तो उसको भी कंट्रोल किया जाता है कि इसमें फर्टिलाइजर डाल के या उसमें पानी डाल के उसको दोबारा से जिंदा किया जा सकता है। तो सेलुलर सेंसेसिस का मतलब है कि ये एक तरीके से सेल की डेथ बोली जाती है और परमानेंट जो ग्रोथ है वो अरेस्ट हो जाती है। इसके साथ डीएनए डैमेज भी एक फिजियोलॉजिकल चेंज आता है जिसकी वजह से एजिंग होती है। एक्युमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन एंड एपिजेनेटिक्स चेंज, ये इसका मतलब क्या है कि जो आपका डीएनए है उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें कोई चेंज आना, समटाइम वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में चेंज आ जाएगा, समटाइम वो आपका
कैंसर जैसी बीमारी आपकी बॉडी में एक्टिवेट कर देगा, और ऐसी सेल एक्टिवेट कर दे या ऐसा फंक्शन एक्टिवेट कर दे जो हमारी बॉडी में कोई बीमारी के रूप में कन्वर्ट हो जाए। और एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि आपकी जो जीन का बिहेवियर है, अच्छे वाले जीन स्लो हो जाते हैं और बैड वाले जीन एक्टिवेट हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे घरों में जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है, जो आप जैसे आप फोन में आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तो इसमें एक बैटरी लगी होती है। बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आपके फोन में है और आपका फोन ऑन रहता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक बैटरी होती है, एक पावर हाउस होता है जहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो पावर हाउस का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। आप जैसे उम्र बढ़ती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी हेल्थ कमजोर पड़ती है और यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन स्लो हो जाता है। और जब एनर्जी कम मिलेगी, आप देखेंगे जब लाइट डिम आती है तो आपके घर के जो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे अप्लायंसेस हैं, लाइक एसी नहीं चल पाता, आपकी हैवी मोटर्स नहीं चल पाती। सेम लाइक दैट, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, विद द एज इसका नंबर भी कम हो जाता है सेल में, और इसकी प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। और प्रॉपर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, सो आपकी बॉडी की जो हैवी वाली प्रॉपर्टी है वो स्लो हो जाएंगी। जो जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आप देखेंगे 40 साल की एज में आपके ब्रेन का जो प्रोसेस है, कग्निशन पावर है, वो स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ड्यू टू आपका एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स एंड माइटोकॉन्ड्रियल जो डिसफंक्शनिंग है उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। यानी कि एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी बॉडी की फंक्शनिटी भी कम होगी। प्रोटीन होम्योस्टेटिस डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसमें जो मसल है वो सेल से बनी होती है। जैसे आपके हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती, वो बिल्कुल आपका सेल का ही एक पूरा ऑर्गन बना हुआ है। लीवर में जैसे कोई आपकी हड्डी नहीं होती, किडनी में कोई हड्डी नहीं होती। तो ये जो ऑर्गन है ये सेल से ही बेसिकली बने हुए, टिश्यू से बने हुए हैं। और इसमें जो टिश्यू है वो प्रोटीन से बना हुआ। जब प्रोटीन का जब बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ता है बेसिकली, तो प्रोटीन पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। और प्रोटीन पे अटैक होने से प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है, अब जैसे क्या ना, आप जैसे दीवार पे हिट करेंगे, कुछ भी हथौड़ा मारेंगे, हैमरिंग करेंगे दीवार पे, वॉल पे, सो व्हाट हैपन, वहां से डैमेज होगी ईंटें और धीरे धीरे वो दीवार की पूरी इंटीग्रिटी, पूरी स्टेबिलिटी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। सेम लाइक दैट हमारी मसल में जो प्रोटीन है, चाहे वो ऑर्गन है या अदर जो पार्ट है, उसका यदि डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें डिस्ट्रप्शन स्टार्ट हो जाएगा, सो व्हाट हैपन, इंटीग्रिटी एंड फंक्शनिटी, ये हमारे ऑर्गन की भी कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। और ये क्यों, इन्फ्लामेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आप देखेंगे जैसे हमारी 40 साल की एज होती है तो हमारा मसल का जो वॉल्यूम है, मसल का जो साइज, वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और फैट सेल बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। इसका मतलब है सेलुलर सेंसिस, जो सेल की डेथ है, एक तो वो एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो गई हैं, जिंदा सेलें कम है, मरी हुई सेल ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। और प्रोटीन का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, जो टूटा हुआ प्रोटीन है उसका एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपकी एजिंग फास्ट दिखना स्टार्ट हो जाती है 40 साल के आसपास। स्टेम सेल एग्जॉस्शन का मतलब है एग्जॉस्ट हो जाती है आपकी स्टेम सेल। स्टेम सेल एक ऐसी सेल होती है जो नई सेल बनाने का काम करती है, सो टिश्यू को रीजनरेशन का काम करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है इसमें एनर्जी और न्यूट्रिशन की सप्लाई कम हो जाती है, तो ये जो आपकी रीजनरेशन पावर है उसको कमजोर करना स्टार्ट करती है। ये हमारी बॉडी में इस तरीके से एजिंग आती है, या तो सेलुलर सेल के मर जाने से, या डीएनए में डैमेज की वजह से, या माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग कमजोर पड़ना, या प्रोटीन पे अटैक हो जाना किसी भी वजह से, आपके इम्यून सिस्टम की वजह से, या अदर जो प्रोटीन डैमेजिंग चीजें हैं, इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, उनकी वजह से, या स्टेम सेल जो आपकी रीजनरेशन की पावर है आपकी सेल के पास, उसका एग्जॉस्शन पे जाना। तो ये कुछ चेंजेस आते हैं, इनमें से कोई भी चेंज आए तो हमारी एजिंग को फास्ट करता है। तो यदि इन इन सारी चीजों को हमने बचा के रख लिया, इनको हमने सेव करके रख लिया, तो इनको हमने केयर करके रख लिया, तो आप अपनी एजिंग को स्लो कर सकते हो, रिवर्स भी कर सकते हो, स्टॉप भी कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो लाइफ को, और हेल्दी और यंग जी सकते हो। तो इसमें ये कैसे चेंज आ सकते हैं इस पे भी हम बात करेंगे।
जैसे जैसे एज प्रोसेसिंग होती है, हमारी एज बढ़ती है, तो व्हाट हैपन, जो आपका प्रोटीन है उस पे ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है वो अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के साथ अटैच होगा, जैसे इसके साथ कोई चीज अटैच होगी, अब कार्बोहाइड्रेट अटैच होने के कारण ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट होगा आपके प्रोटीन में, और ऑक्सीडेशन होगा तो प्रोटीन डैमेज होगा। जो मैं बात कर रहा था वो इसी तरीके से है। जैसे इन्फ्लामेशन था, वो आपके प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है, आपकी बॉडी में ऐसे चीजों को एक्टिवेट कर सकता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर जैसी चीजें आ सकती हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि फ्री रेडिकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से सेल ज्यादा डैमेज होंगी, सेल डेड हो सकती हैं, और सेल अपना बिहेवियर या अपनी जो नॉर्मल फंक्शनिटी है उसको अनबैलेंस हो सकती है, और आपका एंटीऑक्सीडेंट जो डिफेंस सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो एज है, एजिंग है, उसका प्रोसेस इस तरीके से इन तीनों चीजों में से भी हो सकता है केमिकल लेवल पे। हॉलमार्क जो हैं, जीनोम इंस्टेबिलिटी, डीएनए का ब्रेक डाउन होना। एक टीलोमर होता है, टीलोमर का मतलब है जैसे एक बीज होता है, एक सीड होता है, उसको आप जमीन में डालते हो तो वो पूरा पौधा बना देता है। ऐसे ही हमारा जो क्रोमोसोम्स है उसके जो एंड दिख रहे हैं आपको, ये थोड़ा सा एक तरीके से स्टार जैसी लाइट निकल रही है, ये एरिया जो होता है ये बेसिकली टीलोमरेज होता है। और टीलोमरेज नया, यहाँ से ही नई चीज, ये एक तरीके से वर्ड है। जैसे आप होता ना कि गुलाब की टहनी को काट के आप दोबारा से नया गुलाब का पौधा बना सकते हो, तो ऐसे ही इसके एंड से ही नई चीजें बनती हैं। एक क्रोमोसोम से, एक डीएनए से नया डीएनए बनता है, और नई सेल बनने का प्रोसेस टीलोमर से होता है। और एपिजेनेटिक अल्टरेशन यानी कि बाहर से जो आपकी डाइट से सिग्नल आ रहा है, हो सकता है ऐसा सिग्नल आए जिसकी वजह से आप सेल अपनी अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर दे और आपकी एजिंग की तरफ आपको बढ़ा दे। लॉस ऑफ प्रोटियोस्टेटिस यानी कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आना, और डी रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सेंसिंग यानी कि जो न्यूट्रिएंट आपको मिल भी रहे हैं, समटाइम आपकी जो सेल है वो उसको सेंस नहीं कर पा रही है, ये भी एक तरीके से हॉलमार्क है। माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग, सेलुलर सेनेसिस, स्टेम सेल एग्जॉस्शन एंड अल्टर इन सेलुलर कम्युनिकेशन। एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करती है, जुड़ी रहती है, तब जाके पूरी बॉडी की फंक्शनलिटी कंट्रोल होती है। सपोज करो अभी जैसे आप ये हाथ को एक तरीके से ऐसे इस फॉर्म में, इस शेप में लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि इस उंगली ने ही इशारा दिया, ब्रेन ने इशारा दिया नर्वस सिस्टम ने कि ये आपको ऐसे प्रोसेस करना है। तो सारी सेल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो सारी सेल इकट्ठी होकर फंक्शन करती हैं। तो ये विद द सेलुलर कम्युनिकेशन भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं। सो आज के टाइम पे हमारा जो केमिकल का एक्सपोजर है बेसिकली वो भी बढ़ा हुआ है। पेस्टिसाइड्स का फूड में आना, आपके पोल्यूशन का ज़्यादा, पोल्यूटेंट का ज़्यादा आपके एयर के थ्रू एक्सपोजर होना, या हमारे इनबोर्न जो प्रोसेसिंग के टाइम पे हमारी फूड में जैसे फ्री फैटी एसिड है, जो हेल्दी वाला जो आपका ओमेगा फैटी एसिड था वो चेंज हो गया फ्राई के टाइम पे, या अदर केमिकल्स जो फ्राई के टाइम पे चेंज हुए, जो हमारी बॉडी में कोई कुछ ना कुछ जीन में म्यूटेशन कर सकते हैं, वो भी उसका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ, उसकी वजह से भी आज आप देखेंगे एजिंग फास्ट हो रही है। और मैं टीलोमरेज के बारे में बात कर ही चुका हूँ, तो टीलोमर लेंथ, यदि जो आपका टीलोमर की लेंथ ज़्यादा होगी तो नया डीएनए फॉर्मेशन होगा, और नया डीएनए फॉर्मेशन होकर नई सेल बन सकती है। अब जो डीएनए की भी स्ट्रक्चर है उसमें मिथाइलेशन एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से वो आपकी फंक्शनिटी को बेटर कर सकता है। यानी कि डीएनए की फंक्शनिंग बेटर बेटर रहेगी तो आपकी सेल की फंक्शनिंग बेटर रहेगी। तो इसमें मिथाइलेशन, जैसे आज B12 की डेफिशिएंसी बहुत सारे लोगों में है। अब B12 डीएनए की मिथाइलेशन में बहुत हेल्प करता है। आप B12, जिसका पेट खराब रहता है उसकी बॉडी में B12 की कमी रहती है, और बहुत सारे लोगों में क्रोनिकल B12 की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डीएनए लेवल पे जो मिथाइलेशन प्रोसेस है, जो डीएनए को की इंटीग्रिटी, डीएनए को कॉम्पैक्ट रखता है, और यदि वो कॉम्पैक्ट रहेगा तभी वो फंक्शन कर पाएगा। तो मिथाइलेशन एक तरीके से इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए को बैलेंस करता है, और यदि डेफिशिएंसी है
तो मिथाइलेशन कम प्रोसेस कमजोर पड़ेगा और आपका डीएनए की फंक्शनलिटी कमजोर होगी। हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। हिस्टोन प्रोटीन में भी मॉडिफिकेशन आता है जिसकी वजह से आपको जीन लेवल पे एजिंग आपकी फास्ट होती है। कुछ लोग इसमें जो हमारे लेमन लोग हैं वो इसमें थोड़ा सा सोचेंगे ये कैसी लैंग्वेज है। लास्ट में मैं एक पेन पेपर पे भी इस पूरे प्रोसेस को समझाऊंगा कि आप आराम से समझ पाएंगे लेमन लैंग्वेज में। इसके अलावा लास्ट 30 साल की बात की करी जाए तो आप देखेंगे हमारी जो जीवन में एक्सपोजर है, एयर पोल्यूशन ज़्यादा ही बढ़ा है पिछले 30 साल में। यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर बॉडी पे ज़्यादा है। एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स, जैसे आप देखेंगे केमिकल्स आपकी प्लास्टिक को गर्म करके जो खाना खा रहे हैं या उसमें फ्राई चीज़ें डाल के खा रहे हैं या बोतल वाटर बोटल्स हैं, ऐसे केमिकल जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है। और ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो हमारी ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन को कुछ केमिकल प्रोड्यूस करके उसको कंट्रोल करता है, इसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। जैसे थायराइड भी उसका एक पार्ट है। बहुत सारे लोग, सबने थायराइड के बारे में सुना है। इसकी फंक्शनिंग हल्की सी भी चेंज हो जाएगी, वो किसी में मोटापा आ सकता है, किसी का वेट एकदम से कम हो सकता है। स्वेलिंग, वाटर का एक तरीके से एडिमा टाइप की कंडीशन, ये सारी क्या है? एंडोक्राइन ही हमारा कंट्रोल करता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इनका एक्सपोजर आप देखेंगे तो बढ़ा है और ये सारे हमारी एजिंग को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। डिक्रीज क्या हुआ है? एक्सपोजर देखेंगे तो नेचुरल लाइट, आज हम धूप में धूप के कांटेक्ट में, सनलाइट के कांटेक्ट में बहुत कम रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो वाइटल चेंजेस हैं जो जो धूप के कारण ही आते हैं, जो सनलाइट की वजह से ही आते हैं, वो नहीं हो पाते। जैसे विटामिन D3 का जो सिंथेसिस है, प्रोडक्शन है, वो सनलाइट के बगैर नहीं होता है बॉडी में। और दूसरे चेंजेस, इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है और बहुत सारे ऐसे फोटो सेंसनिंग हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं जो लाइट के एक्सपोजर के बाद ही एक्टिवेट होती हैं। जैसे आपकी आईज भी जो है एक तरीके की लाइट में यदि रहेंगी तो आपका जो विजन है वो जल्दी, मैकुलर डीजनरेशन है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाता है। फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, इन सारी चीज़ों का ये सारी चीज़ कम हुई है हमारी लाइफ में। मोरल ऑफ स्टोरी बात करें तो एनवायरमेंट फैक्टर, केमिकल जो हाजार्डियस केमिकल थे वो हमारी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं और नेचुरल चीज़ें कम हो गई हमारी लाइफ में। इसके साथ बायोलॉजिकल मार्कर्स की आप देखें तो केमिकल लेवल पे जो टीलोमरेज था, यानी कि जो बीज था जो नई सेल बना सकता था, उसकी लेंथ शॉर्टनिंग होती है। यदि आप 30 साल के होते तो हर साल 1 से 2% वो शॉर्ट हो जाती है। पर आज के जीवन में देखा जाए तो 3 से 5% पर ईयर ये शॉर्टनिंग हो रही है। यानी इसका मतलब है कि हमारी एजिंग जो है, एंटी एजिंग फैक्टर और रीजनरेशन पावर जो है वो हर साल 5% फास्ट हो रही है। जो पहले 2% तक हाईएस्ट रहती थी वो 5% तक हो गई है। एपिजेनेटिक्स, एज एक्सेलरेशन, यानी कि एज जल्दी बढ़ना, एपिजेनेटिक्स की वजह से जो जीन का बिहेवियर है वो 1 से 2% उसमें चेंज आता था, अभी 2 से 5% तक चेंज आ रहा है। इन्फ्लामेशन जो है बॉडी में वो पहले मॉडरेट रहती थी, नॉर्मल थी, अभी क्रोनिकल और लो ग्रेड इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हमारी फास्ट एजिंग हो रही है। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत बड़े इसमें रोल प्ले करते हैं फास्ट एजिंग में। जैसे आप स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देंगे तो आपका नर्वस सिस्टम जो है, आपकी नर्व सेल जो है, ब्रेन की जो सेल हैं, उनकी एजिंग फास्ट हो जाएगी और आपको देखेंगे थोड़े दिन में आप की जो मेमोरी है या आपकी जो अलर्टनेस है उसमें कमजोरी आएगी। आपकी जो हेल्दी स्लीप साइकिल है वो अनबैलेंस होगा, आपके मूड स्विंग होंगे। और आपको एक कंटिन्यू एक ब्लू लाइट के एक्सपोजर मिल रहा है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में एक ऐसी चीजें, ऐसे चेंजेस ब्रेन की सेल में आते हैं जो उसके लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी का कमजोर पड़ना, यानी कि हम लेस फिजिकल एक्टिव हैं, जिसकी वजह से एक स्टडी के अकॉर्डिंग माना जाता है यदि दिन में 20 मिनट आप वॉक करते हैं तो आपका ब्रेन और आपकी मेमोरी जो है वो लगभग लगभग 40% एक्स्ट्रा एक्टिव रहती है जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं एज कंपेयर टू द सेडेंटरी लाइफ। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और एक्सरसाइज करने वाले लोग बहुत कम डिप्रेशन में जाते हैं, आपने देखा होगा।
अनहेल्दी डाइट भी हमारी फास्ट एजिंग करती है। जैसे प्रोसेस फूड का जो कंजप्शन है, आज आप देख लिए हर घर में एक पैकेट फूड मिलेगा, कहीं ना कहीं आपकी किचन में पैकेट फूड मिलेगा। और आज से 20 साल 30 साल पहले कोई पैकेट फूड का चलन नहीं था। पैकेट फूड में प्रिजर्वेटिव से लेके ऐसे केमिकल और उसकी हाई प्रोसेसिंग उसके न्यूट्रिशन को कम कर रही है, और उसमें ऐसी चीजें डेवलप हो जाती हैं जो हमारी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत करती है। न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड, जो न्यूट्रिशन पावर थी वो कमजोर है आज खाने में, और कैलोरी ज्यादा है, और ऐसे केमिकल ज्यादा हैं जो हमारे लिए कहीं ना कहीं फास्ट एजिंग का कारण बनते हैं। क्रोनिकल स्ट्रेस जो है, इंक्रीज वर्किंग आवर्स, आप देखेंगे पहले के लोग लंच टाइम में भी 1 से 1.5 घंटे एक नैप लेते थे, दिन में 1 घंटे की 1.5 घंटे का रेस्ट करके सोते थे, क्योंकि उनकी फिजिकल मेहनत ज्यादा होती थी। आज के टाइम पे मेंटल वर्क ज्यादा है और फिजिकल कम है, तो हम सेडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे केमिकल चेंजेस, हमारे ब्रेन बॉडी कोऑर्डिनेशन में बड़ा दिक्कत है, और स्ट्रेस के हम शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फास्ट एजिंग भी डेवलप हो रही है। सो स्लीप क्वालिटी डिक्रीज हो रही है। और सोशल आइसोलेशन, आज आप देखेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट है। जब आप पहले तो सब लोग मिलके सारे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, आज फेस्टिवल पे भी लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। फेस्टिवल भी हमारे एक आइसोलेटेड हो गए हैं, और हर घर में सबका एक अलग रूम है, सब आइसोलेटेड लाइफ में जी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सोशियो साइकोलॉजिकल जो बिहेवियर है वो चेंजेस आए हैं, और इसकी वजह से मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम आज के टाइम पे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर लाइक अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें फास्ट एजिंग की तरफ लेके जा रही हैं। इसमें मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी लाइफ में आई हैं। एंटीबायोटिक्स, ये भी हमारी फास्ट एजिंग, वैक्सीनेशंस, मेडिकल इमेजिंग, जो आप एक्सरे है या कोई भी चीज़ ऐसी जो आप डायग्नोस के लिए यूज़ करवा रहे हैं, आपके टिश्यू से लेके आपकी फंक्शनलिटी तक, वो भी फास्ट एजिंग करते हैं। और बहुत सारी बिना प्रिस्क्राइब की जो मेडिसिन है, जो आप पेन किलर खा रहे हैं या छोटी सी प्रॉब्लम आते ही एंटीबायोटिक खा रहे हैं, ये आपको फास्ट एजिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। और कुछ लोग जिम में जाने वाले हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, वो हार्मोन रिप्लेस थेरेपी यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन का कंजप्शन करते हैं। ये भी एक फास्ट एजिंग की तरफ लेके जाता है। एक टाइम के लिए तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बट जैसे जैसे एज बढ़ेगी उसके फिजियोलॉजिकली परमानेंट जो चीज़ें हैं फेलियर की तरफ उसको लेके जाती हैं। सो लास्ट 40 साल में आप देख रहे हैं हमारी लाइफस्टाइल में जो एजिंग है, लाइफस्टाइल है, जो जेनेटिक फैक्टर हैं, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। और उसमें फिजिकल चेंज आप देखेंगे एज के रिलेटेड, सबसे बड़ा वेट गेन एंड ओबेसिटी। पहले की लाइफ में फिजिकली फूड सही था, हैबिट सही थी, सेडेंट्री लाइफ नहीं था, तो ओबेसिटी नहीं थी। बट आज आप देखेंगे 25 से 26 साल की एज में फैट सेल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जो कि पहले ऐसा नहीं होता था तो लोग 50 साल के आसपास जाके ऐसी चीजें फील करते थे, जो आज 25 साल की एज में लोग फील कर रहे हैं। वेट गेन एंड ओबेसिटी, मसल का मास कम और फैट सेल का मास ज्यादा, मसल स्ट्रेंथ कम, जिसकी वजह से आपकी जॉइंट्स की मूवेबिलिटी और जॉइंट्स पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है। और जैसे आपके घुटने पे आज आप देखेंगे ना, ऑलमोस्ट 40-50 साल की एज में जॉइंट्स की प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों है, किसी को यूरिक एसिड की है, किसी को कार्टिलेज की प्रॉब्लम है। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जो आपकी मसल सेल कम होना और फैट सेल बढ़ना, बॉडी पे एक्स्ट्रा वेट और कम स्ट्रेंथ की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। और बोन डेंसिटी भी धीरे धीरे कम होकर ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर होना, फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी कम होना, और स्लीप पैटर्न जो है उसमें चेंज आना, ये फिजिकल चेंजेस हैं जो आपको इंडिकेट करें कि आप फास्ट एजिंग में जा रहे हैं। यदि आप इसको एज ए क्वेश्चनेरियर देखेंगे, आप अपने आप से पूछें, क्या आप 30 से 35 साल की एज में हैं, क्या आपका मसल घट रहा है और फैट बढ़ रहा है, क्या आपका सेंट्रिक ओबेसिटी बढ़ रही है, कि आपकी जो कमर है, कमर पे फैट का एक्युमुलेशन ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया है या नहीं। ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको 30 साल में आप खुद आंसर हो जाएगा कि आप फास्ट एजिंग में जा रहे हैं या स्लो एजिंग में जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या आपका मसल मास कमजोर पड़ रहा है और उनकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ रही है, इसका मतलब है कि आप भी फास्ट एजिंग में जा रहे हैं। डिक्रीज बोन डेंसिटी, इसको आप जनरली नहीं देख पाते हैं, बट इसमें यह है कि ऑलवेज आप थोड़ा सा भी वेट उठाते हैं, थोड़ी सी भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, तो एकदम से आपका दम निकल जाता है और
आपसे वेट उठाना भी एक तरीके से आपके लिए भारी पड़ जाता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस का एक तरीके से सिम्टम्स है। या आप बैठे रहते हैं, एकदम से आप उठते हैं तो आपसे उठा नहीं जाता, आपकी कमर इतनी टाइट हो जाती है, जिसको सिटिंग चेयर सिंड्रोम बोला जाता है। स्पेशली मेनोपॉजल के टाइम पे वुमेन्स में ये बड़ा एक इशू रहता है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों का खोखला होना, हड्डियों का खाली होना, कमजोर होना, इसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं। सिटिंग चेयर यानी कि बैठे हैं तो बैठा ही रहने का मन, उठते टाइम किसी का सहारा लेना, या थोड़ा सा भी वजन आप उठा लें तो आपको लगता है कि आपकी बॉडी की सारी एनर्जी निकल गई है। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आपका पेल्विक रीजन जो है, बेसिकली जो सेंट्रल पार्ट है, जैसे कमर का फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें यदि वो कम हो गया तो ये भी आपका फास्ट एजिंग का साइन है। और आपको नींद जो पहले 6 घंटे 8 घंटे की हुआ करती थी, यदि वो शॉर्ट हो गई है, 3 से 4 घंटे ही सो पा रहे हैं, इट्स इंडिकेट कि देर इज समथिंग, और जो आपकी फास्ट एजिंग का एक सिग्नल है। तो आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं फिजिकली। यदि आप मेटाबॉलिकल चेंजेस को देखेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और टाइप 2 डायबिटीज, ये बेसिकली साइन है फास्ट एजिंग का। ये कुछ ना कुछ या तो जीन में चेंज आया है, या जीन में चेंज आके, या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से, या स्ट्रेस की वजह से कोई चेंज आपकी बॉडी में आया, जिसकी वजह से आपको ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ेगा। और जैसे ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां तक एनर्जी प्रोडक्शन कम होगा, और एनर्जी कम मिलेगी तो आपकी नई सेल बनने के लिए बॉडी तैयार नहीं रहेगी, और आपके कुछ जीन जो हैं वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, जीन आपके डीएक्टिवेट हो जाएंगे जो नई सेल बनाने वाले हैं। यानी कि सिस्टम ही स्विच ऑफ हो जाता है। जैसे आपके घर में डिम लाइट आती है तो आप बहुत सारे जो हैवी अप्लायंसेस हैं, फ्रिज है आपके, वैसे एसी है, उसको आप जल्दी से भाग के बंद करने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू स्टॉप दैट काइंड ऑफ अप्लायंसेस जो जिनको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा चाहिए, जस्ट बिकॉज कि वो जल ना जाए, उनमें शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, बिकॉज डिम लाइट थी। सो ऐसे ही हमारी बॉडी में यदि डायबिटीज बढ़ गई है, टाइप 2 डायबिटीज है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कर गई है, इसका मतलब है कि हमारी बॉडी की एनर्जी का लेवल कम हो गया है, कम हो रहा है, और हम जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। ये भी एक साइन है। हाई ब्लड प्रेशर रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स का अनबैलेंस होना, एलडीएल बढ़ना, एचडीएल कम पड़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाना, टोटल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ये भी इंडिकेशन है आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इन्फ्लामेशन चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी एजिंग फास्ट हो रही है। कोई भी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो भी फास्ट एजिंग का एक साइन है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो आप जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, या कैंसर भी उसमें से एक आता है, आपका आर्थराइटिस भी उसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ही आता है। सो ऐसी बीमारियां आपकी बॉडी में, तो यू कैन थिंक जैसे आप 35 साल की एज में ये सारी चीजें हैं आज के टाइम पे, तो इसका मतलब है कि वी आर जस्ट अप्रोचिंग अवर डेथ वेरी सुन। हम मौत की तरफ जल्दी भाग रहे हैं। देखो जाना सबको है, कितना खुशियों के साथ, कितना स्लो जाएंगे, दैट इज मेक ए डिफरेंस बेसिकली। और हर कोई जल्दी नहीं जाना चाहता, मुझे ये पक्का पता है, हर कोई लंबा जीवन और स्वस्थ जीवन चाहता है। सो ये मेटाबॉलिक साइन है आपकी बॉडी के, जो फास्ट एजिंग के साइन हो सकते हैं। मेंटल हेल्थ में आप देखेंगे एनजाइटी एंड डिप्रेशन, यदि आप एनजाइटी और डिप्रेशन में हैं तो ये भी साइन है कि आपकी आपकी बॉडी में फास्ट एजिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपका इन्फ्लामेशन रेट हाई हो चुका है, जिसमें प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन, जैसे जैसे आप डिप्रेशन में जाते हैं माय डियर फ्रेंड, आपने देखा होगा जब एकदम से आपको शौक लगता है, जैसे सब समटाइम एकदम से आपको कोई ऐसी डेंजर आता है तो आपकी बॉडी एकदम से स्टक हो जाती है। जैसे एकदम से सांप आपको दिखा तो कुछ लोग भाग ही नहीं पाते हैं, वहीं खड़े हो जाते हैं। उससे उसका मतलब है कि आपकी बॉडी में ऐसा सिग्नल गया है एड्रेनल की तरफ से कि वो एकदम से रिएक्ट नहीं कर पा रही है। सो जो एंजाइटी एंड डिप्रेशन है वो भी उसका एक दूसरा रूप है, यानी कि वैसा ही शौक आपकी बॉडी के अंदर लग रहा है, बट वो आपको महसूस नहीं होता। जो हमारी प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज लाता है, और जिसके कारण हमारे ब्लड में ऐसे इन्फ्लामेटरी प्रोटीन के टॉक्सिन्स डेवलप हो जाते हैं जो
हार्ट की बीमारी क्रिएट करते हैं। डिप्रेशन वालों को हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोटीन का डिस्ट्रक्शन और वो टूट के हमारे ब्लड में उसका मिलना। ये हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से कारण बनता है। मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी और कग्निटिव डिक्लाइन। अभी गजनी वाली प्रॉब्लम यदि आपकी लाइफ में है 35-40 साल की एज में, या उसको दूसरी फॉर्म में बोलें कि आप अभी कुछ सोच रहे थे, आप पूछते अभी मैं क्या बोल रहा था, अरे मैं क्या बोल रहा था, आप आंख बंद करके अपनी छत की तरफ देखना स्टार्ट करते हैं, तो रीफोकस करने की कोशिश करते हैं, तो वो साइन है आपका न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर का। मिडल लाइफ क्राइसिस का मतलब है 35 साल की एज में आपका नेचर ही चेंज हो गया, बिल्कुल झगड़ा, ये करना, ये क्या है? मेंटल हेल्थ के साइन है, और ये एजिंग के, फास्ट एजिंग के भी साइन है। हार्मोनल चेंजेस भी एजिंग के साइन होते हैं, जैसे मेल मेनोपॉज भी आता है। अब फीमेल के आपने इसको एंड्रोपॉज बोलते हैं, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। एंड्रोपॉज में मेल का जो हार्मोन का प्रोडक्शन है, बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, स्पर्म काउंट कम होना। ये यदि आपको 50 साल से पहले इतना डिक्लाइन आ रहा है, इसका मतलब है आपकी एज जो बहुत फास्ट है, और इसका जो वाइटलिटी जो है आपके लिए, वो भी एक साइन बनती है। यदि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग फील हो रहा है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन फील हो रहा है, तो ये क्या है? ये साइन है आपके फास्ट एजिंग के। और प्री मेनोपॉजल जो सिम्टम्स है फीमेल में, हार्मोन चेंजेस या पीरियड साइकिल का 35 साल 30 साल में ही अनबैलेंस होना, किसी को 60 डेज में ही जो 28 दिन की साइकिल है वो एक्सटेंड हो गई है, किसी की शॉर्ट हो गई है। ये क्या साइन है? ये दीज आर द साइन ऑफ फास्ट एजिंग बेसिकली। थायराइड इशू है, हाइपरटेंशन, या सॉरी हाइपोथायरॉयडिज्म, ये भी एक साइन है। और एड्रेनल फटीग, यानी कि आपकी बॉडी में इतना स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहता है, जिससे आपकी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से लेके फाइट फ्राइट, वो फियर वाला हमेशा आपको डर लगता रहता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बहुत सारे लोग साइकोलॉजिकली बीमार हो जाते हैं। सो एड्रेनल फटीग भी एक उसमें एक बड़ा रोल प्ले करता है, कि वो कोर्टिसोल बना बना के अपने आप में एक तरीके से बॉडी में ऐसा फटीग लेके आता है, ऐसी ऐसी चीज, ऐसे चेंजेस लेके आता है, जिसकी वजह से आप फास्ट एज होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोनिकल डिजीज भी एजिंग के कारण ही बहुत ज्यादा आती हैं, जैसे अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है, ये एजिंग का ही एक सिग्नल है बॉडी में। अस्थमा, क्रोनिकल ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, क्रोनिकल डिजीज, किडनी की बीमारी, लीवर डिजीज, कैंसर, ये आप जितनी भी चीजें ऊपर देख रहे हैं, इसमें कोई भी बैक्टीरिया वायरस का कोई रोल नहीं होता, तो बॉडी में ही खुद चेंज आते हैं, और उन चेंजेस की वजह से ही बॉडी में ये डिस्ट्रक्शन होता है, और कहीं ना कहीं सिम्टम्स के रूप में, अर्थराइटिस के रूप में, अस्थमा के रूप में, किडनी फिल्ट्रेशन के रूप में, फैटी लिवर के रूप में, सिरोसिस के रूप में, और कैंसर जैसी बीमारी, ये क्या है? फास्ट एजिंग का ही ये साइन है। न्यूरोलॉजिकल इश्यूज क्या है? एजिंग, माइग्रेन्स, हेडेक, न्यूरोपैथी, पार्किंसंस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक एंड ट्रांजिस, जो TIA है, यानी कि आपका बार बार में एक तरीके से ब्रेन में स्ट्रोक आना, या न्यूरोलॉजिकली एकदम से शोक लगना, ऐसे क्या है? दीज आर द साइन ऑफ एजिंग, बेसिकली फास्ट एजिंग। आई में भी आप देखेंगे एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन। यदि आपको 35 साल 40 साल की एज में ही आईज का जो विजन है कमजोर होना स्टार्ट हो गया, देर इज समथिंग इनसाइड योर बॉडी, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ड्राई आईज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द फास्ट एजिंग इन 30s। डेंटल इश्यूज जैसे टूथ डिके, गम डिजीज, टूथ लॉस, लाइक ड्राई माउथ, ओरल कैंसर, हमेशा सूखापन रहना आपके माउथ में, दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ द एजिंग। और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में भी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो इशू हैं उनका बढ़ना, वो भी फास्ट एजिंग, जैसे IBS की प्रॉब्लम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आप जो खाते हैं या तो पेट में दर्द होना स्टार्ट होता है, गैस बनना स्टार्ट होती है, और अच्छे से आप 24 घंटे के अंदर फ्रेश ना हो पाना, ये आपके बाउल मोमेंट में कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। या बार बार में खट्टी डकारें, एसिडिटी बनना, और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज भी, और कोलन कैंसर, ये एजिंग का ही एक फास्ट एजिंग का एक साइन है।
इसके साथ इम्यून सिस्टम में चेंजेस आते हैं, आपकी इम्यूनिटी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। फ्लू, निमोनिया, वायरस का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बार बार में आपको होना स्टार्ट होता है। और जो लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया है, लाइक लूपस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऐसे के ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बॉडी फास्ट एजिंग में जा रही है। यदि आपकी स्किन में रिंकल्स, एज स्पॉट, हेयर लॉस, ग्रेइंग फास्ट हो रही है, मेंसुरेशनल यानी कि पीरियड साइकिल जो है इरेगुलरिटी हो रही है मेन में, वुमेन में, और मेन में इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग हो रही है, स्लीप एपनीपिया एक बीमारी है जिसमें आप एक तरीके से सोते टाइम पसीने आना और ये सारे एकदम से नींद उखड़ जाना, these kind of the symptoms are the fast aging symptoms basically। प्रिवेंटिव जो मेथड है सबको मालूम है, बट मैं ब्रीफ आउट करना चाहता हूँ। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज से होता क्या है, हार्मोन बैलेंस होगा और इन्फ्लामेटरी जो चीजें हैं वो कम होंगी, और आपकी प्रोटीन की स्ट्रक्चर और आपका इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक होगा, जिसके कारण प्रोटीन की इंटीग्रिटी बनी रहेगी और साथ में हार्मोन बैलेंस रहेगा, और आपका एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, माय डियर फ्रेंड, आपको मालूम है कि आपकी बॉडी में जो फंक्शनिटी है वो मेंटेन रहेगी। बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग टेस्ट, जैसे बहुत सारे आपको यदि इशू हैं तो आपको हमेशा टेस्ट की तरफ जाना चाहिए। वैक्सीनेशन भी मैं बोलूँगा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। हेल्दी स्लीप हैबिट्स अपना बैलेंस कीजिए काम में, और आपकी रेस्ट का जो साइकिल है उसको बैलेंस कीजिए। और सोशल कनेक्शन और मेंटल जो आपका स्टिमुलेशन है, सोसाइटी के साथ एक बार दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। और जो 9th नंबर पे लिखा हुआ है, साइंस ऑफ लॉन्जेविटी बाय एक्टिवेशन ऑफ लॉन्जेविटी जीन, दैट इज सर्टिन्स, इसके बारे में आज आप पहली बार सुनेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है। जो अभी तक आपने जनरल बातें सुनी हैं, उन सारी जनरल बातों में कहीं ना कहीं चाहे वो स्मोकिंग की वजह से है, कम नींद की वजह से है, कम न्यूट्रिशन की वजह से है, या कोई इन्फेक्शन की वजह से है, इन्फ्लामेशन की वजह से है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से है, सारी की सारी कहानी, या आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की डिसफंक्शनिंग है, ये सारी की सारी कहानी आके खड़ी हो जाती है लॉन्जेविटी साइंस पे। और लॉन्जेविटी साइंस डिपेंड करती है एक सेट ऑफ जीन पे। कुछ जीन होते हैं उनका नाम बोला जाता है सर्टिनिन्स। सर्टिन्स जीन्स जो है ना, आगे जो सर लगा हुआ ना, रियल में सर है हमारी जिंदगी के लिए, हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए। एक्चुअली होते क्या है, सर्टिन्स जीन्स जो होते हैं ये, अब जाए साइंस की बेसिक में जाएंगे ना तो आपको सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी बनी है सेल की। जैसे ये नीचे आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपका सेल है। और इस सेल में जैसे ये पूरा देश है और देश की एक गवर्नमेंट होती है, कैपिटल होती है, ऐसे ही हमारा सेल से बना हुआ शरीर है, और हमारे सेल की कैपिटल जो है, राजधानी जो है, वो न्यूक्लियस कहलाता है। अब राजधानी में सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है, जो चुनी हुई सरकार होती है वो बैठती है। वो चुनी हुई सरकार का मतलब है वो देश को की प्रगति के लिए काम करती है। ऐसे ही हमारी चुनी हुई सरकार जो होती है वो क्रोमोसोम होते हैं। आप सब लोगों ने क्रोमोसोम सुना होगा। अब ये सारी चीजें कहाँ रहती हैं, मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाता है। डीएनए से क्रोमोसोम बने हैं, और कुछ डीएनए मिलके और बाहर ऐसी प्रोटीन साथ में, और इसको मिथाइलेशन ग्रुप से ऐड करके जीन का सेट बनता है। यानी कि एक जीन बनता है डीएनए के कॉम्बिनेशन से, और डीएनए से बना है क्रोमोसोम। सो सेट ऑफ, अब जीन पूरा क्रोमोसोम नहीं है, क्रोमोसोम का पार्ट है। सो यहाँ आप देख रहे हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स डीएनए से बना है, और डीएनए का जो क्या बोलते हैं सेट है, उसके साथ जो हिस्टोन प्रोटीन और साथ में हमारा बेसिकली मिथाइलेशन और जो सरफेस है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, और उस कनेक्ट उस पूरे सिस्टम को ही हम जीन बोलते हैं। अब जीएनए की भी गहराई में जाएंगे तो जीएनए के डीएनए के बीच में ये जो सीडी नुमा स्टेयर्स टाइप में दिख रहा है, इनको हम न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स चार चीजों से बने होते हैं, GCAT। ये बेसिकली शुगर टाइप शुगर ही होती हैं। और ये हमारे न्यूट्रिशन जो हम ले रहे हैं उसमें
प्रोसेस होके ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। सो कहने का मतलब ये है, तो जीन जो होता है वो जीन एक डीएनए का सेट होता है, और एक पर्टिकुलर चीज के लिए वो पर्टिकुलर एरिया एक्टिवेट होता है, और एरिया एक्टिवेट होता है वो एक बॉडी को सिग्नल देता है, सिग्नल जाता है प्रोटीन के रूप में, नया प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन जाके चेंज लाता है बॉडी में। सो जैसे आप जेनेटिक्स का बेसिक देखेंगे, जीन आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे? सेंटर में पाया जाता है हमारे इसमें, और इनसाइड द क्रोमोसोम्स एंड मेड विद द डीएनए। सो डीएनए से बनी हुई चीजें हैं ये, डीएनए की स्मॉलेस्ट यूनिट है। और न्यूक्लियस आप देख रहे हैं कि बीच में ही होता है। क्रोमोसोम डीएनए का लॉन्ग स्ट्रैंड है दैट कंटेन जीन्स। सो यहाँ से आपको समझ में आ गया ये डीएनए क्या है, जीन कहाँ होते हैं, और हर सेल में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। इसके साथ अब जो सर्टेन जीन है वो क्या है? Certain genes are the family of high conserved NAD dependent enzymes that play crucial role in various cellular process। इसका मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं कि आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, न्यूट्रिशन के साथ कुछ को फैक्टर होते हैं। को फैक्टर का मतलब है कुछ साथी होते हैं, उनके बिना वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे आपके एक मैनेजर है, फिर जूनियर मैनेजर होगा, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर होगा, ऐसे एक हायरार्की होती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में कुछ को फैक्टर होते हैं, उनके बिना पूरी बॉडी की फंक्शनलिटी कंप्लीट नहीं हो पाती। जो सर्टेन जीन्स हैं वो, उनको एनएडी चाहिए, एनएडी नाम का एक कोफैक्टर चाहिए। और एनएडी जो है वो हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है तो एनएडी का लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और एनएडी का लेवल डिक्रीज होगा, सर्टेन जीन्स का डीएक्टिवेशन स्टार्ट हो जाता है। और सर्टेन जीन्स ही हमारे डीएनए को सिग्नल देते हैं नई सेल बनाने के लिए। नई सेल बनाने के लिए कौन इशारा कर रहा है? सर्टेन जीन्स। यानी कि एंटी एजिंग का यदि कोई भी सिग्नल वो दे रहा है तो वो सर्टेन जीन है, और जो कि हमारी एज और लॉन्जेविटी को रेगुलेट करते हैं, लाइफ स्पैन को, हेल्थ स्पैन को, मेटाबॉलिज्म को, हमारी सेल को ये स्ट्रेस सहने की शक्ति देते हैं। स्ट्रेस में भी हमारी सेल उसको अडेप्ट कर जाती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को, हीट को, डीएनए डैमेज को। इसको भी एक तरीके से ये रेजिस्टेंट करता है। बेसिकली सेल सर्वाइवल इनिबिट अपटोसिस। अपटोसिस का मतलब है कि आपकी जो सेल की डेथ है उसको इनिबिट करता है, उसको बचाता है ये, यदि जीन एक्टिवेट है तो। और प्रोमोट सेल सर्वाइवल, आपकी सेल की जिंदगी को लंबा करता है। इन्फ्लामेशन सर्टिन्स रेगुलेट द इन्फ्लामेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेज। आपका बॉडी का इन्फ्लामेशन यदि सर्टेन जीन एक्टिवेट है तो कम रहेगा, और इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग रहेगा। डीएनए को रिपेयर करता है डी सर्टेन फेलिसिटेट, और वो फैसिलिटी डीएनए को देता है जिससे डीएनए रिपेयर होता है, और जीनोम की स्टेबिलिटी को ये इनहांस करने का काम करता है। सेल डिफरेंशिएशन, सेल एक सेल से नई सेल बनाने में ये बेसिकली हेल्प करता है, और आपकी जो स्टेम सेल, जो अंदर की नई सेल बनाने की पावर है, उसको ये इंक्रीज रखता है। और ये आप देखेंगे जैसे ये डीएनए है, ये जो सर्टेन जीन है, इसको यदि एनएडी मिल जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होता है तो ये हमारी बॉडी के का ऐसा सिग्नल मॉलिक्यूल देता है हमारे डीएनए को कि वो बहुत सारे मेटाबॉलिक चीज़ों को इंक्रीज करता है, नई सेल बनाने की पावर बढ़ाता है, और जो ऑलरेडी सेल हैं उनको जल्दी से मरने नहीं देता है। और आप देखेंगे 7 टाइप के, देर इज ए 7 टाइप ऑफ सर्टेन जीन्स, SRT1 और SRT7। सबसे ज्यादा स्टडीड किया हुआ SRT1 है, जो मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रेजिस्टेंट और एजिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो हमारी सेल की साइकिल होती है, अब यहां से आप वो देखेंगे जहां पे SR2 जो जीन है, यदि ये कमजोर पड़ जाएगा तो हमारी सेल साइकिल रेगुलेट होना अनबैलेंस हो सकती है, तो कैंसर का कारण बन सकता है यदि SR2 जीन कमजोर पड़ जाए। सेल साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाती, और सेल साइकिल में साइंस के ये प्रोसेस होते हैं, सेल एक सेल से दूसरी सेल बनना, माइटोसिस और मियोसिस हम बोलते हैं, वो रेगुलेट नहीं हो पाती। उसको रेगुलेट करने के लिए एस सर्ट जो T2 जीन है वो बेसिकली इसमें हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट रखने का, उसकी फंक्शनलिटी को, एनर्जी को और मेटाबॉलिज्म को
सही रखने का काम SRT3 करते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज, जैसे इंसुलिन का जो सिक्रेशन है उसको रेगुलेट SRT4 करता है। इसका मतलब ये है कि यदि सेरोटोनिन जीन्स को हमने एक्टिवेट रख लिया तो हमारी डायबिटीज भी रिवर्स हो सकती है, हमारी कैंसर जैसी प्रिवेंशन हो सकती है, हमारे नई सेल बन सकती हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रोंग रह सकता है, और रेगुलेट कीटोन बॉडी मेटाबॉलिज्म, जो हमारी बॉडी में कीटोन्स बन रहे हैं उनको और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन को ये बढ़ाता है। जो 6 नंबर का SRT है वो डीएनए रिपेयर करता है, टीलोमेरेज को मेंटेन करता है, यानी कि जो हमारी जिंदगी का सीड है, जो जिससे नई सेल इनिशिएट होती, नया डीएनए इनिशिएट होता, नया डीएनए बनता है, वो टीलोमर कहता है। टीलोमर का को ये मेंटेन रखने का काम करता है। और जो SIRT7 है वो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो भाई साहब, ये सेंटर है हमारी एंटी एजिंग का। ये जो जीन का सेट है, आप 7 जीन देख रहे हैं, ये इनका फंक्शन अलग अलग फंक्शन है। और ये इनकी जो डाइट है, सर्टीन जीन की जो डाइट है वो NAD है। और NAD जो होता है उसका प्रोडक्शन आपके 35 साल 40 साल के बाद बहुत कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से ही ये एक्टिवेट नहीं रह पाता, और एक्टिवेट नहीं रह पाता तो ये सारी बीमारियां 35 से 40 की एज में बहुत ज्यादा जल्दी आपको दिखती हैं। यहाँ पे कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है सर्टेन जीन्स को जिससे आपकी जिंदगी बढ़ सकती है? सबसे पहला तो आता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन डाइट। पहले की लाइफ में लोग, हमारे से पहली जनरेशन फास्ट रखते थे, इंटरमिटेटिंग फास्टिंग पे रहते थे, रात का खाना जल्दी खाते थे और सुबह और रात के खाने में लगभग 14 घंटे 16 घंटे का गैप होता था, जिसकी वजह से बॉडी में ऐसा सिस्टम एक्टिवेट रहता था। यानी कि SRT फास्ट रखेंगे, याद रखना, फास्ट रखेंगे, SRT1 जो जीन है वो एक्टिवेट होगा। और SRT1 का काम क्या है? स्ट्रेस से रेजिस्टेंस, फास्ट जो एजिंग है उसको स्लो करना, और मेटाबॉलिज्म को सही रखना SRT का काम है, जो हमने डिस्कस किया। तो फास्टिंग से क्या आ रहा है? SRT1 एक्टिवेट हो रहा है। एक्सरसाइज से SRT1 और SRT3 एक्टिवेट हो रहा है। और SRT जो 3 है, 1 और 3 का काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो आपका एनर्जी का जो प्रोडक्शन है, पावर हाउस को ये स्ट्रोंग कर रहा है, और नई चीजों को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको रेगुलेट कर रहा है। सो एक्सरसाइज से आपको समझ में होगा। एक रेस्वेराट्रोल होता है हमारे बहुत सारे प्रोडक्टों में डला हुआ है, पॉलीफिनोल फाउंड इन द ग्रेप्स। SRT1 जीन को एक्टिवेट करता है माय डियर फ्रेंड। SRT1 जीन को एक्टिवेट करने का काम रेस्वेराट्रोल भी करता है। और एक NAD प्रीकर्सर बोला जाता है। NAD प्रीकर्सर, यानी कि किस चीज से NAD मिलता है और NAD क्यों चाहिए? NAD चाहिए हमारे, ये जो SIRT जो जीन है 1 से लेके 7 तक, इनका भोजन है, इनका फूड है, इनकी डाइट है। यानी कि इनको एक्टिवेट करने के लिए ये NAD चाहिए। और NAD कहाँ से बनता है बॉडी में? NMN, यदि आप सप्लीमेंटेशन में करेंगे, और ये वेल स्टडीड है। NMN खाएंगे तो NAD बढ़ेगा, NAD बढ़ेगा तो सर्टीन जो जीन है वो एक्टिवेट होंगे। एक्टिवेट होते ही आपकी लाइफ में बहुत एनर्जी, आपकी स्किन की हेल्थ, आपकी डायबिटीज की कंडीशन, आपकी जो फास्ट एजिंग है वो स्लो, बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। और बहुत क्लिनिकल ट्रायल पे, ये NMN सप्लीमेंटेशन पे क्लिनिकल ट्रायल हो चुकी है। एंड अदर कंपाउंड जैसे कर्क्यूमिन है और EGCG, एपीगैलेटो कैटेचिन गैलेट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक्टिव मोलिकुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है ग्रीन टी में। बेसिकली ये करक्यूमिन हल्दी में और ग्रीन टी में, ये भी हमारे सर्टीन्स को एक्टिव रखने में काम करते हैं। यदि आप ये चीजें ऐड ऑन करते हैं तो आपका सर्टीन्स जो जीन का सेट है वो एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, और आपकी एजिंग क्या है वो स्लो हो जाती है, नई सेल बनेगी, और पुरानी सेल भी स्ट्रेस से लेके अपने आप की अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पाएंगे, इन्फ्लामेशन कंट्रोल रहेगा, और बहुत सारी जो बीमारी इन्फ्लामेशन से फैलती हैं वो हमारी कंट्रोल रहेंगी। आप जैसे फास्ट रखते हो, एमटोर एक्टिविटी, ऑटोफेजी बढ़ती है। एमटोर एक्टिविटी
बढ़ेगी और ऑटोफेजी बढ़ेगी, तो व्हाट हैपन, सर्टेन जीन्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, और सर्टेन जीन एक्टिवेट होंगे तो हमारा एक तरीके से बॉडी में स्ट्रेस से लेके आपके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे एनएमएन जो है वो चेंज होता है एनएडी में, और एनएडी जो है वो बेसिकली सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। जैसे सर्टेन जीन्स एक्टिवेट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनलिटी बढ़ जाएगी। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस है, इसी से ही हमारी एनर्जी बॉडी में बनती है। डीएनए का रिपेयर स्टार्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन रेगुलेशन, क्रोमेटिन रेगुलेशन का मतलब है हमारा डीएनए के साथ जो सिग्नल मॉलिक्यूल हैं उसमें सिग्नल पर्टिकुलर आना स्टार्ट हो जाएगा। सो रेगुलेट होना, सेल साइकिल कंट्रोल में आ जाएगी। कैंसर जैसी बीमारियां भी मैं अभी ये दावा नहीं कर रहा हूं, बट अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन एंड मैकेनिज्म, यदि सेल साइकिल कंट्रोल में आती है तो आपकी हेल्दी जो सेल का डिवीजन है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो डिजीज एसोसिएटेड विद सर्टीन डिसफंक्शन, यदि सर्टीन्स का डिसफंक्शन हो जाए तो क्या क्या डिजीज होती हैं, बीमारियां क्या हैं? एजिंग फास्ट स्टार्ट हो जाएगी, सर्टीन्स डिक्लाइन कंट्रीब्यूट टू एजिंग। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, SIRT और SIRT3 से क्या होता है? ओबेसिटी, मोटापा जल्दी आता है, ये दी कम हो जाए। डायबिटीज और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे अर्थराइटिस है, आपका कैंसर जैसी बीमारी है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी में आना स्टार्ट। कैंसर अल्टर सर्टीन्स एक्सप्रेशन इन वेरियस कैंसर, बहुत सारे कैंसर की जो स्टडी में पाया गया है कि सर्टीन्स का जो अल्टर होना है वो कैंसर में चेंज होना पाया गया है। वो पूरा का पूरा इसमें स्टडी है। न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर, SRT1 और SIRT2 जो है वो अल्जाइमर और पार्किंसन और जो हमारी न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर उनसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। यदि ये एक्टिवेट रहेंगे तो अल्जाइमर, पार्किंसन, आपका दिमाग है वो बहुत अलर्ट पे रहेगा। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी कि हार्ट से रिलेटेड SIR जो T1 है और T3 जो है वो इसको रेगुलेट करते हैं हमारी हार्ट के उसको। तो ये यदि इनकी डिसफंक्शनिंग होगी, ये सेट ऑफ जीन कमजोर पड़ेगा, ये बीमारियां आपकी बॉडी में आएंगी और फास्ट एजिंग हो जाएगी। और ये कमजोर कब पड़ता है? जब इसको NAD नहीं मिलता। NAD इसके लिए डाइट है, इसको एक्टिवेट रखता है। और NAD कहाँ से बनता है? NAD बनता है आपके, उसका NAD का प्रिकर्सर है एनेमन। एनेमन NAD आपकी यंग एज में बॉडी अपने आप सिंथेसिस करती है, और जैसे यंग एज आप जैसे एजिंग जाती है तो NAD का प्रोडक्शन कम होता है और सर्टेन जीन्स की डिसफंक्शनिंग स्टार्ट होती है। और ये सारी चीजें जो स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको, ये चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। सो थेरेपेटिक पोटेंशियल भी बात करें तो सर्टेन्स को एक्टिवेट करके आप डिजीज के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे काम कर सकते हैं। NAD बूस्टर से, जैसे सप्लीमेंटेशन ऑफ NAD जो सर्टेन की एक्टिविटी बढ़ा देगा और जो आपकी लाइफ एक्सटेंशन से लेके हेल्थ स्पेन तक बढ़ा सकता है। और आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चूज कर सकते हैं। आप कितना हेल्दी रहना चाहते हैं, कितना फिट रहना चाहते हैं, कितना ग्लोइंग दिखना चाहते हैं, कितना यंग दिखना चाहते हैं, कितना बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, ये मैक्सिमम साइंस ने प्रूव कर लिया है कि सर्टीन जीन जो हैं वही इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और सर्टीन्स को NAD चाहिए और NAD NMN से आएगा। फूड विद एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, बेरीज हैं, ब्लूबेरीज, रेसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, लीफी ग्रीन, स्पिनच, केले, बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल, नट्स एंड सीड, आलमंड, वॉलनट, चिया सीड, इसमें फ्लैक्स सीड भी, आपका पंपकिन सीड, फैटी फिश, फर्मेंटेड फूड, ग्रीन टी, डार्क चॉकलेट, जो डार्क वाले हैं, हमारे यहाँ इंडिया में मिल्क बेस्ड ज़्यादा चॉकलेट आती हैं। सो कोकोआ बेस्ड जो चॉकलेट होते हैं उसमें पॉलीफिनोल्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक तरीके से एंटी एजिंग का वो काम करती हैं। डाइटरी पैटर्न में जो एंटी एजिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्लांट बेस्ड डाइट सबसे ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी एजिंग होती है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कैलोरी जो कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, यानी कि या तो फास्टिंग कीजिए आप, या कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट करके आप न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड खाइए। ज़्यादा मीठा या ज़्यादा फास्ट फूड ना खा के आप रो फूड को ज़्यादा खाएंगे, सीजनल चीज़ों को ज़्यादा खाएंगे, अनप्रोसेस्ड फूड को ज़्यादा खाएंगे, तो एंटी एजिंग का रोल प्ले करेंगे। और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, टाइम रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है रात का खाना और सुबह के खाने में 14 घंटे का मिनिमम गैप रखिए। आपकी सर्टिन्स का जो एक्टिवेशन है उसकी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। अनप्रोसेस्ड फूड
सीजनल एंड नेचुरल चीज़ें आपकी प्लेट में ज़्यादा रहनी चाहिए, जिसके कारण आपका सर्टिन्स का जो जीन का एक्शन है वो एक्टिवेट रहेगा। इसके साथ सप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी एजिंग, यदि आप देखेंगे एनएमएन के साथ जो एनएडी में कन्वर्ट होता है, इसके साथ साथ क्या है, मल्टीविटामिन है, ओमेगा। ओमेगा का जो मेन रोल होता है, यदि उसको क्लिनिकल देखा जाए तो बेसिक सेल के कंपोजिशन में तो ओमेगा का बड़ा रोल है ही, फैट का रोल है ही, बट जो टीलोमर है उसकी लेंथ को ओमेगा 3 फैटी एसिड कम नहीं होने देते, उसकी लेंथ कम नहीं होगी तो नई सेल बनने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। विटामिन डी, CoQ10, एनेसिटल कोलिन, टर्मरिक में जो करक्यून मिलता है, और रेस्विरेटोल, ट्रांस रेस्विरेटोल, ये ऐसे सब सप्लीमेंट हैं जो हमारे सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट रखने में हमारी हेल्प करते हैं। सो ये सेट है एंटी एजिंग का सप्लीमेंटेशन में। और इन सारी चीजों को देखते हुए माय डियर फ्रेंड, इन सारी स्टडी को कंपाइल करते हुए साइंस को एक प्रोडक्ट के रूप में हम लेके आए हैं जिसका नाम है यंग फ्यूल, यानी कि ए पोटेंट लॉन्जेविटी फॉर्मूला, सीक्रेट ऑफ लॉन्जेविटी। यानी कि आपको नई सेल बनेगी, पुरानी सेलों की हेल्थ सही रहेगी, वाइटलिटी, इम्यूनिटी सही रहेगी, एनर्जी लेवल सही रहेगा आपकी बॉडी में, और इन्फ्लामेटरी जो डिसऑर्डर हैं, जो सर्टेन जीन्स की डिसफंक्शन के कारण होते हैं, उनसे बच सकते हैं, डायबिटीज से, कैंसर जैसी बीमारी से। सो इम्यूनिटी स्ट्रोंग रहेगी। ऐसे उसमें आप यंग फ्यूल, हम एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आया है, वर्ल्ड वाइड पहली बार आया, और ये फॉर्मूला एनएमएन आपको जनरली मार्केट में वैसे तो नहीं मिलता, बट बहुत महंगा एक सिंगल मॉलिक्यूल मिल सकता है मार्केट में, बहुत सारा, बहुत ज्यादा महंगा। बट यहाँ पे हमने जो आज के टाइम पे हमारी प्रॉब्लम है 40 के आसपास, उसको भी साथ में टारगेट किया। सर्टिन्स को तो एक्टिवेट करेगा ही, साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको पैरेलली सपोर्ट करेंगी, सपोर्टिव रोल प्ले करेंगी। और ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ रिवील हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस फॉर्मुलेशन वी आर रिवीलिंग with you with a very potent longevity formula with evidence based ingredient। 60 कैप्सूल में आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं ये क्या है। एनएमएन प्लस एनएडी इसमें डला हुआ है, यानी कि सर्टेन जीन्स का खाना इसमें मिला हुआ है, यानी कि जैसे ही आपकी 35 साल की एज में जो बनना बंद हुआ है या स्लो डाउन हुआ है, दोबारा से बैटरी को रिचार्ज करेगा। एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड है, जो इन्फ्लामेशन है, जो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का लोड पड़ा हुआ है, जैसे सर्टिन्स एक्टिव होंगे वो भी कंट्रोल करेंगे, और साथ में ये पैरेलली उसको सपोर्ट करेंगे। ओमेगा इसमें डाला गया है, और अमीनो एसिड ऐसे डाले गए हैं जो हमारी बॉडी के रीजनरेशन पावर को बढ़ाते हैं, और एक्टिव हर्बल ब्लेंड इसमें ऐड किया गया। तो ये 5 चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी। एनएमएन, एंटीऑक्सीडेंट ब्लेंड, ओमेगा, अमाइनो, एंड आपका एक्टिव हर्बल ब्लेंड। ये एक्टिव हर्बल ब्लेंड है हमारी ऐसी हर्ब्स जो पावरफुल एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखती हैं, और इसमें पेटेंटेड इंग्रेडिएंट डले हैं जिनका एविडेंस है, जिनका इन विवो इन विट्रो क्लिनिकल ट्रायल सब कुछ टॉक्सिकोलॉजिकली रिपोर्ट, ग्रास सर्टिफाइड, FDA सर्टिफिकेशन, एवरी सर्टिफिकेशन दिस प्रोडक्ट है। और इसका फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। ये आपको ALA, CLA, EPA, DHA, यानी कि ओमेगा 9, EPA, DHA, ओमेगा 3 और CLA कॉन्जुगेटेड लिनोलेनिक एसिड, कैंसर जैसी बीमारी में CLA सप्लीमेंट दिया जाता है, बिकॉज ये सेल लाइन पे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी करता है। वैसे तो ओमेगा है, बट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करता है, जो ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए और टीलोमर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एनएमएन के साथ ये फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिल रहा है। एंटीऑक्सीडेंट एंड कोफैक्टर ट्रांस रेस्विरेट्रोल, जो सर्टिन्स 1 को 3 को एक्टिवेट करता ही है। ग्लूटाथाइन, ग्लूटाथाइन यदि आप देखेंगे, एल ग्लूटाथाइन 72 घंटे में आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करने वाला एकमात्र एंटीऑक्सीडेंट होता है, और 72 घंटे में आपकी स्किन पे चमक आती है, एक ग्लो आता है इफ यू आर टेकिंग ग्लूटाथाइन। और ग्लूटाथाइन के 10-10, 15-15 टैबलेट 500-500 mg के मार्केट में आपको हजार रुपए में मिलती हैं। तो एल ग्लूटाथाइन इसमें डला है, CoQ10 डला हुआ है। ग्रीन टी में जो GC था, कैटेचिन गैलेट जो था, जो पावरफुल सर्टिन्स को एक्टिवेट करता है, वो भी इसमें डला हुआ है। सिलेनियम
एक ऐसा मेटल आयन होता है जो एंटी एजिंग, लंग्स, लीवर और हार्ट और ब्रेन की हेल्थ को बेस्ट रखता है। और साथ में आप देखेंगे सर्टिन्स एक्टिवेशन के लिए एनएमएन और एनएडी इसमें डला हुआ है। टीएमजी, ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन, ये हमारे डीएनए को, अभी अब सर्टिन्स एक्टिवेट हो जाए पर मिथाइल नहीं होगा डीएनए के पास, तो वो एक्टिवेशन होके कुछ चीजों को तो संभाल पाएंगे, बट पीछे से बैकअप मिथाइलेशन का नाम मिलेगा डाइट से और इन सारी चीजों से, तो हो सकता है कि आपका जो एंटी एजिंग एक्टिविटी है वो कमजोर पड़े। तो टीएमजी और एकेजी ये मिथाइलेशन देते हैं डीएनए को, डीएनए की इंटीग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। ट्रांस रेस्वेरेट्रोल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि मार्केट में बहुत नया है बट वेल प्रूवन है ये सारी चीजें। कॉर्डिसेप्स, कीड़ा जड़ी बोला जाता है इसको। बायोप्रिन जो ब्लैक पेपर का एक्सट्रैक्ट है। जिंक, बी3। और आपको एक चीज और मैं बताने वाला हूं, बी3 एनएडी में कन्वर्ट होता है हमारी यंग एज में, पर बी3 जैसे ये उम्र बढ़ेगी बी3 एनएडी में कन्वर्ट कम हो जाएगा, तो हमें एनएमएन चाहिए, एनएमएन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है। बट इसमें बी3 भी डाला है कि आपको उसका भी सप्लाई बना रहे और एक्स्ट्रा एनएडी आपको मिले और सर्टेन जीन्स का एक्टिवेशन आपका बना रहे जो इम्यूनिटी, वाइटलिटी और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को डायरेक्टली बी3 नाम का विटामिन ज्यादा चाहिए जो एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी, यदि बॉडी में इन्फ्लामेशन है, आप सर्टेन जीन्स को एक्टिवेट करते हैं, वो भी एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करते हैं। पर साथ में उनको हमने एक और फ्रेंड दिया है, एक और कॉम्बिनेशन दिया है जो उसकी हेल्प कर रहे हैं पैरेलली, सिनर्जेटिकली इफेक्ट, करक्यूमिन, टीरोस्टिलिबिन एंड बायोप्रिन, ये कॉम्बिनेशन है जो एंटी इन्फ्लामेटरी का काम कर रहा है। सो कुल मिला के बॉडी में इन्फ्लामेशन चल रहा हो, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस चल रहा हो, मैंने आप पहले तीन चीजें बताई थी, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन और जेनेटिक डिस्टरबेंस, ये तीन चीजें यदि कंट्रोल कर लेंगे तो एजिंग आपकी कंट्रोल में आ जाएगी। और एनएमएन जो है वो जेनेटिक एपिजेनेटिक्स को जल्दी कंट्रोल, उसके लिए कंट्रोल करता है। बट एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम सर्टेनिन्स तो बॉडी में एक्टिवेट करते ही हैं, यदि बाहर से भी डाइट में मिल जाएं तो एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी सर्टेन्स एक्टिवेट होते बॉडी में, एंटी इन्फ्लामेटरी रोल प्ले करते हैं, यदि बाहर से भी ऐसी चीज प्रूवन डाल दी जाए इस फॉर्मूला में तो उसको और ज्यादा हेल्प करेंगे। और साथ में ओमेगा, ओमेगा सबको पता है आपकी हर सेल को चाहिए, आपके जीन्स को चाहिए, डीएनए को चाहिए, तो वो भी इसमें डाला गया। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, मैं लिख के दे रहा हूं, यदि ये कॉम्बिनेशन इंटरनेशनल कोई कंपनी लेके आती तो ये 25,000 रुपए से कम प्रोडक्ट नहीं था। मैं लिख के दे रहा हूं, दिस इज वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट, ओनली एनएमएन आपको ट्रांस रेस्वेरेट्रोल के साथ 10-10 हज़ार रुपये में मार्केट में मिलता है, दो मोलिक्यूल के साथ। यहाँ पे 4 टाइप के ओमेगा आपके, एक पावर को फैक्टर और एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल वाइटलिटी वाली जो हर्ब्स हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी वाली हर्ब्स हैं, और डीएनए और सर्टिनिन्स, डीएनए रिपेयर और माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनिंग और सेलुलर फंक्शन के लिए, सर्टिन जीन्स एक्टिवेशन के लिए आपके ये एनएमएन, एनएडी, टीएमजी, एकेजी और ट्रांस रेस्वेरेट्रोल ये इसमें डले हुए हैं। इसके पीछे बहुत सारी साइंस है, टॉक्सिलोजिकल स्टडी प्रोफाइल और निकोटिनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये एनएमएन का फुल फॉर्म है। आफ्टर एक्यूट एंड 90 डेज सब क्रोनिक डोजिंग इन वेस्टार रेट्स एंड म्यूटाजेनिसिटी टेस्ट, ये करता है सेफ यूज के लिए ह्यूमंस के लिए। ये एक तरीके से लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, 2024 का पब्लिकेशन है ये, करंट रिसर्च इन टॉक्सिकोलॉजी, यानी कि 2024 में ये अभी स्टडी निकल के आई कि आप शॉर्ट टर्म यूज करो एनएमएन को या लॉन्ग टर्म यूज करो, इसका बॉडी पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये नॉन टॉक्सिक है। और ह्यूमन ट्रायल में देखेंगे, ह्यूमन ट्रायल एक्सप्लोर एंटी एजिंग मेडिसिन, ये भी आप देखेंगे डेविड सिंक्लेयर नाम के एक साइंटिस्ट हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका ये पब्लिकेशन है नेचर में। उन्होंने समराइज किया है कि हमारा जो एनएडी है वो प्रिकर्सर है, हमारे एनएडी में कन्वर्ट होता है, वो हमारी एक तरीके से एज के जो एसोसिएटेड डिजीज हैं जैसे डायबिटीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, कैंसर है, न्यूरोडिजेनरेटिव, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है, उनको इसको एक तरीके से प्रिवेंट करता है।
आप कब ये सोचेंगे कि मुझे डायबिटीज होगी तो मैं डायबिटीज की रिकवरी करूंगा, कैंसर होने के बाद इलाज करूंगा? 40 साल के आसपास यदि आप चाहते हैं ये सारी बीमारियां ना आए, यंग फील करें और आपकी हेल्थ स्पेन और लाइफ स्पेन अच्छा रहे, तो ये ह्यूमन ट्रायल में भी एंटी एजिंग मेडिसिन के रूप में पूरी तरीके से प्रूवन हो चुका है एनेमन। और साथ में लॉन्ग टर्म एनेमन ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ स्पेन। यदि आप लंबे टाइम तक एनेमन खाते हैं तो आप लाइफ स्पेन को बढ़ा, ये माइसिस में ये स्टडी हो चुका है। इसके अलावा साइंटिफिक एविडेंसेस में आप देखेंगे केमिकली इंड्यूस रीप्रोग्रामिंग ऑफ रिवर्स सेलुलर एजिंग। साइंस ने साइंस ने ये पता लगा लिया कि आप अपने डीएनए के मिथाइलेशन को और सर्टेनिन जीन्स को एक्टिवेट करके आप अपनी सेलुलर एजिंग को रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो, दोबारा से यंग हो सकते हो। एक अलग स्टडी पब्लिश्ड है, उसमें है इफेक्ट ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यदि माउथ के थ्रू आप एनेमन को यदि देंगे तो आप अपने हेल्दी जो लाइफ स्पेन है वो बढ़ा पाएंगे। और जापानीज के उसमें स्टडी की गई और रिसेंटली 2022 की स्टडी है। एनेमन फॉर 12 वीक, यानी कि 12, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं मिली, फिजियोलॉजिकल और लेबोरेटरी टेस्ट नो, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं मिला, यानी कि सेफ्टी इसकी जो है एक तरीके से बहुत सेफ ये ह्यूमन के लिए कंजप्शन के लिए प्रोडक्ट है। और एज रिलेटेड डिसऑर्डर एंड थेरेपेटिक अप्रोच इंक्रीजेस सेलुलर एनएडी प्रिवेंट दीज डिसऑर्डर इन एनिमल मॉडल। ये इसका मतलब ये है जो एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं, यदि आप एनएडी को बढ़ा लें तो आपकी वो डिसफंक्शन जो है एजिंग के रिलेटेड वो मिटिगेट हो जाएंगे, वो कंट्रोल हो जाएंगे। सो सेफ्टी पैरामीटर पे भी खरा उतरता है। 250 mg पर डे ये उसमें डाला गया था, वॉलेंटियर जो स्टडी की गई मैन पे ही स्टडी है, यानी कि ह्यूमन ट्रायल्ड है। 250 mg पर डे एक इसकी एफिशिएंट जो डोज मानी जाती है वो मानी जाती है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ निकोटिनाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड इंक्रीज ए एनएडी लेवल इन एनिमल ब्रेन। ब्रेन में एनएडी बढ़ेगा तो SRT3 जो जीन है जो ब्रेन का और डिप्रेशन को कंट्रोल करता है वो बढ़ता है, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन बढ़ता है और आपका ब्रेन की याददाश्त शक्ति बहुत स्ट्रोंग बनी रहेगी। आपका, आप आईटी सेक्टर में हैं, आप दूसरे सेक्टर में हैं, आपका जो जिसमें ब्रेन से रिलेटेड काम है, किसी भी सेल सर्विसेज में आप जुड़े हैं, सर्विसेज से आप डील करते हैं, तो आपका ब्रेन से ही आपका परफॉर्मेंस और आपकी ग्रोथ होती है। सो SIRT सर्टीन जीन 3 जो है वो ब्रेन के फंक्शन को कंट्रोल करता है। सो जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर। सो ये ब्रेन के लेवल पे भी आप इसमें पाया गया है कि उसमें SIRT की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण आपके न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर हैं एजिंग की वजह से वो कंट्रोल में आ जाते हैं। सो ये भी पब्लिक 2022 की ये स्टडी है। एनएमएन सप्लीमेंटेशन इंप्रूव द माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एनर्जी नहीं बनेगी बॉडी में, एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल जल्दी मरेंगी, जल्दी डेथ होगी, सेलुलर सेनेसेंस जो है जल्दी आएगा। तो उसको उसके रेस्क्यू के लिए जो सेल को जिंदा रख सकते हैं एनर्जी, उसके लिए एनएमएन सप्लीमेंट यूज का ये एक और स्टडी है जो कि 2022 में ही पब्लिश्ड है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस के का ये पब्लिकेशन है। कितनी इस पे स्टडी हो रही है मैं आने वाले टाइम में बता रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में एनएमएन जैसी चीजें आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। आप बहुत नए हो इस प्रोडक्ट के साथ और जो कॉम्बिनेशन आप लेके आए हैं वर्ल्ड वाइड ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपके पास नहीं है। सो रिकमेंडेशन डोजेस पे आते हैं तो पहले महीने आपको मैं तो रिकमेंड करूंगा, यदि आपकी बहुत ज़्यादा बीमारियां आपको बढ़ी हुई हैं, फास्ट एजिंग आपकी है, स्किन डल है, लटकी हुई स्किन है, आपको लग रहा है मैं तो बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया हूं, तो पहले 10 दिन आप दिन में 3 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम, एक एक आपका सोते टाइम खाना खाने के 1 घंटे बाद। और
इसके साथ आपने शुगर को बंद कर देना है। यदि आप शुगर खाएंगे तो ग्लाइकेशन ऑफ प्रोटीन का और इन्फ्लामेशन बॉडी में ज़्यादा बढ़ेगा। सो मैं चाहूँगा आप अवॉइड करें इसको, फास्ट फूड को, सोडा ड्रिंक्स को, मिठाई को, मीठी चीज़ों को आप कंट्रोल करें। सो 10 दिन के बाद आप इसको रेगुलर अगले 50 डेज तक, यानी कि पहले 10 दिन पे 3 3, फिर अगले 50 डेज तक आप 2 2, 50 डेज के बाद आप एक एक कर सकते हो, और अगले 6 महीने तक आप इसको खाएंगे तो आपकी बॉडी में आप देखेंगे बहुत अच्छे चेंज, आपकी इम्यूनिटी, वाइटेलिटी, हार्मोन, स्किन, आपका ब्रेन, आपकी मेमोरी, आपका हार्ट, आपका लिवर, ये सारी की सारी चीजें दोबारा से बहुत बेहतरीन फंक्शनलिटी में आ सकती हैं। और बेस्ट कॉम्बिनेशन में आप इसको दे सकते हैं क्रिल के साथ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है। स्किन पे ज्यादा और ज्यादा इंपैक्ट देखना है तो आप कोलाजन ऐड कर सकते हैं। इम्यूनिटी और आपकी ब्रेन के साथ ज्यादा आपने देखना है तो अस्वा 1 जोड़ सकते हैं। और आपको कमजोरी भी रहती है तो कोई भी मल्टीविटामिन एवरीडे 1, या वुमेन के लिए वो स्वीट या अमेजिंग, दोनों में से कोई एड ऑन कर सकते हैं। तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है। सो लॉन्जेविटी, ग्रेसफुल एजिंग और डिजीज फ्री लाइफ के लिए आप चूज कर सकते हैं इसको। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 6 महीने इसका पूरा कोर्स करें। राइट। सो थैंक यू सो मच।